पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, खबरें विद न्यूज हार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हार्ट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर, देश में जो अभी हालात हैं उसको लेकर अभी खूब चर्चाएं चल रही हैं। बिहार की राजनीति पर, बिहार की खबरों पर तो हम आएंगे, लेकिन हम चाहेंगे दर्शकों को थोड़ा यह भी बता दें कि जो सीज फायर का ऐलान किया गया है उसके मायने क्या हैं, उसके मकसद क्या हैं। मतलब सवाल यह है कि आपका कि सीज फायर आखिर क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजह क्या है। पहले तो सीज फायर का मतलब क्या होता है? सीज फायर का मतलब यह है कि ना आप कोई हमला करेंगे और ना आपके सामने वाला जो दुश्मन, अभी अब पाकिस्तान तो दुश्मन देश है ना, दोनों में जो तनातनी चल रही थी और जो गोला बारूद एक दूसरे पर फायर किए जा रहे थे, हालांकि भारत की तरफ से इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई। भारत जो है उसी ठिकाने को निशाने बनाया भारत ने जहां आतंकियों को पाला जा रहा था, पोसा जा रहा था। और दर्शक जानते ही हैं पहलगाम में किस तरीके से निहत्थे और निर्दोष लोगों की जानें ले ली गई और किस तरीके से धर्म पूछकर गोलियां मार दी गई। नवविवाहित जो जोड़े थे, आप सब लोग देखे ही होंगे किस तरीके से वह महिला अपने पति के सबके पास रो रही थी। दिल दहला देने वाली जो तस्वीरें आई थी। था पूरा देश, एकदम पूरा देश, मतलब कई ऐसे देश थे जो वो मतलब सन रह गए थे। तो किस परिस्थिति में भारत को आगे बढ़ना पड़ा था। इसके बावजूद भारत की यह खासियत रही कि और यहाँ के सेना की कि पूरी संयमता के साथ जो है नागरिकों को निशाना नहीं बनाया गया था। हालांकि पाकिस्तान के तरफ से इस तरह की कोशिश की गई, लेकिन भारत ने उन सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया था। तो ये हमारे सर धार्मिक स्थलों को भी टारगेट किया गया, लेकिन सबको नाकाम कर दिया गया। तो ये है सबसे मेन है कि आखिर सीज फायर क्यों हुआ, क्या वजह क्या है। देखिए, सीज फायर की वजह है दो। सब कोई जोश में थे, सब मतलब पूरी तरह से सेना के साथ, सत्ता के लोग भी थे, विपक्ष के लोग भी थे, देश के लोग भी आवाज उठा रहे थे कि इस बार कुछ बड़ा होगा, इस बार कुछ न कुछ तो नरेंद्र मोदी लेकर आएंगे पाकिस्तान से। लेकिन बीच में अचानक से सीज फायर हो जाता है, लोग उदास हो जाते हैं। जितनी बात मुझे समझ में आ रही है वह यह है कि सरकार, जो केंद्र की सरकार है, उसका मकसद था ये मैसेज देना विश्व बिरादरी को भी और पाकिस्तान को भी कि जो इसमें दोषी हैं उनको टारगेट करना। उनका मकसद यही था, जिन्होंने आतंकियों को पाला, जो इसके लिए पहलगाम जैसी घटना के लिए दोषी हैं, उनको ही सज़ा मिले। वही टारगेट भारत की तरफ से रखा गया था। उस टारगेट को ही, उसी लक्ष्य को हासिल किया गया। अब ये नहीं था कि हम युद्ध में जाएं। अगर स्थिति अगर बन थी और जैसे बन रही थी, जैसे जो हालात बन रहे थे, उसमें भारत ने अपनी सारी तैयारी कर ली थी। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि पूरी जिम्मेदारी के साथ भारत, इतना होने के बावजूद पूरी जिम्मेदारी के साथ भारत जो है इस मामले में अपना कदम उठा रहा था। तो यही मैसेज देना था और मुझे लगता है कि भारत ने जो भी मैसेज देना था, भारत ने मैसेज दे दिए, पाकिस्तान को भी और साथ ही अन्य देशों को भी। अब ये है कि सीज फायर के पीछे जो बात अब समझ में आ रही है कि जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल साइट पे लिखा, पूरा क्रेडिट ले रहे हैं पूरा। हाँ, अब कह रहे हैं कि हम पूरी रात जो है इसके लिए हमने प्रयास किए और इसके बाद जो है पाकिस्तान और ये भारत ने बात मान ली और इसके लिए जो है उन्होंने कह रहे हैं कि ये जो फैसला है भारत और पाकिस्तान का, वो समझदारी भरा फैसला है। मतलब क्या जो चर्चाएं जो चल रही हैं कि क्या अमेरिका के दबाव में आकर ये सीज फायर किया गया, समझौता किया गया। हाँ, अब देखिए, अपने अपने तरीके से इन चीज़ों की व्याख्या की जा सकती है, लेकिन
यह जरूर है कि अमेरिका की मध्यस्थता हुई है। अच्छा, आप देख लीजिए, जैसे यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा था, तो कैसे यूक्रेन भी और रसिया भी कैसे भारत की तरफ जो है आशा भरी नज़रों से लोग देख रहे थे, और जबकि मोदी इसमें ये पड़े और मोदी ने दोनों देशों से बातचीत की और चीज़ें अभी पूरी तरह से चीज़ें बदली नहीं है, हालात बदले नहीं हैं रसिया और यूक्रेन के बीच में। तो स्वाभाविक है, गांव घर में भी देखते होंगे, जब दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो क्या होता है, लोग मतलब आशा भरी नज़र से देखता है कि कोई तीसरे सरपंच आ जाएं, मुखिया जी आ जाएं। इसी पे मेरा सवाल था सर, जो अमेरिका रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध नहीं रुकवा पाया, लाख चाहकर भी, वो भारत और पाकिस्तान में खूब इंटरफेयर करके गया है और रुकवाने का क्रेडिट भी ले रहा है। नहीं, इंटरफेयर इसको नहीं कह सकते सागर जी। इसको जब इस तरह के हालात होते हैं तो किसी न किसी को मध्यस्थता करनी पड़ती है, और अमेरिका ने वही भूमिका निभाई। और आप सभी जानते हैं कि अमेरिका से भारत के संबंध अच्छे हैं, और पाकिस्तान से वैसे संबंध नहीं है जो कुछ वर्षों पहले हुआ करते थे। तो अब क्या कहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी है कि इतना आसान नहीं था, हम जो है पूरी रात जो है इसके लिए अमेरिका की कोशिश होती रही कि कैसे दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, और यह जो युद्ध के जो वातावरण बने हैं दोनों देश में। इस मुद्दे पे अंतिम मेरा ये सवाल है कि अब भारत के लोगों का मतलब जो भावना था, विपक्ष ने कहा है कि सर्वदलीय विशेष संसद का हाँ बिल्कुल। तो इसको लेकर क्या अभी? अच्छा, अब देखिए, लोगों की भावना की अगर बात करेंगे ना, तो लोग इतने आक्रोशित थे पाकिस्तान के प्रति, आतंकियों के प्रति, और जो उनको पालने पोसने वाले हैं। स्वाभाविक है, सभी लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान का हाथ है इन सब चीज़ों के पीछे, और वहाँ लोग ये थे कि नहीं, युद्ध हो, इस पर फरियाइए लिया जाए। हाँ, फरिया लिया जाए। लोग कह रहे थे कि कम से कम कुछ नहीं तो पीओके तो वापस लेकर ही आए। हाँ, बड़ी उम्मीद थी, लेकिन आपको वर्ल्ड डिप्लोमेसी भी समझनी होगी। ये है, लोग इससे ये हैं, मतलब लोग कह रहे थे कि जो होगा होगा देख लेंगे, लेकिन इस बार जो है परिणाम चाहिए। तो इसलिए लोग हक्का बक्का रह गए। जैसे सीज फायर की खबर आई, लोग हक्का बक्का रह गए कि आखिर क्या हुआ, क्यों सरकार कदम पीछे कर ली। तो वर्ल्ड डिप्लोमेसी भी है, उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है, और सरकार में बैठे लोग बहुत काबिल लोग हैं अभी, और अगर फैसला हुआ है तो कुछ सोच समझ कर कहीं फैसला हुआ भी। हाँ, अब आते हैं एक चीज़ कि इसके बावजूद एक खबर आई है कि जो सीज फायर कल शाम 5 बजे से जो लागू हुई, इसके बाद पाकिस्तान ने 3 घंटे के बाद पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। तो ये है, पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं वो समय समय पर आते रहते हैं। तो इस पे देखना पड़ेगा अभी कि क्या होता है, भारत की सरकार क्या सोचती है, क्या फैसले आगे लेती है। तो ये नहीं है कि अब भारत सरकार एकदम से ये हो जाएगी, अलर्ट मोड में है अभी भी। तो इसीलिए अभी नहीं किया जा सकता पाकिस्तान। अभी वेट एंड वॉच है। अभी इसको ठीक है, अमेरिका की मध्यस्थता में ये सारी चीज़ें हुई हैं, सारे फैसले हुए हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अब हम आते हैं, तेजस्वी यादव ने कहा है, तमाम विपक्ष के नेता जो हैं इस तरह के प्रश्न उठा रहे हैं कि संसद का सत्र बुलाना चाहिए, और उस सत्र में पहलगांव में जो आतंकी हमले हुए उससे लेकर और इसके बाद डे टू डे, हाँ, सीज फायर तक क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे फैसले लिए गए, क्या हुआ, इन सब चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए, ताकि देश की जनता तक बात पहुँचे, जो सच्चाई है वह पहुँचे। तो एक बड़ी मांग जो है तेजस्वी यादव ने इस मसले पर कर दी है। सरकार जवाब दे इस पर पूरी। हाँ, विपक्ष को तो खैर जवाब देना पड़ेगा अब सरकार को। सर, बिहार पर आ जाते हैं। बिहार पर जैसे ही आएंगे तो सबसे पहले तो इसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा निकल कर सामने आता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बॉर्डर एरिया में बैठक करने के लिए गए हुए थे। तो उस बैठक की खबरें तो हमने चलाई ही, लेकिन अब तो सीज फायर हो गया है। तो क्या उस बैठक के कोई मायने नहीं हैं, या फिर नीतीश कुमार उस वहाँ जाकर, पूर्णिया जाकर कोई सियासी एंगल पर भी उन्होंने काम कर दिया है? देखिए, पूर्णिया का जो इलाका है बहुत संवेदनशील इलाका है, चूँकि दूसरे देशों से बगल में यह भी लगता है कि सीमा भी है। तो उस अगर देखते हैं इसी तरह के जो इस बार मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग की सीएम ने,
इस तरह की मीटिंग उस इलाके में बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत अवैध चीज़ें, बहुत सारी गतिविधियां हैं जो वहाँ से संचालित होती हैं। और सीएम ने तमाम अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि किसी भी तरह की इस तरह की गतिविधि जो संचालित नहीं हो, आतंकी कोई फ़ायदा नहीं उठा ले। बहुत संवेदनशील इलाका है वो। तो सीएम के जाने से एक बड़ा मैसेज गया है, और सीएम के जाने से सियासी मैसेज तो गया ही है। सियासी मैसेज ये गया है कि सरकार जो है, जो बिहार की सरकार है, वो पूरी मजबूती के साथ केंद्र की सरकार जो उसके साथ खड़ी है। और साथ ही जो जनता है, बिहार के जो लोग हैं, उनको भी मैसेज गया है कि मुख्यमंत्री बहुत एक्टिव हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को लेके समय समय पे विपक्ष घेरता रहता है। तो इसलिए और सर, जिस जगह पर गए हैं पूर्णिया, उसकी भी चर्चा खूब होती है। सांसद पप्पू यादव, तेजस्वी यादव वो 1-2 दिन पहले पैसे बांट रहे थे, और इस तरह की जो सियासी खबरें, पूर्णिया मतलब एक हॉट स्पेस बना हुआ था। हाँ, नहीं ठीक है, लेकिन सागर जी, मुझे लगता है अगर ब्रॉड एंगल से चीज़ों को देखते हैं तो पप्पू यादव से और या तेजस्वी यादव से इन सब चीज़ों को नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सुरक्षा का मामला था। और जो आपको भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनातनी की स्थिति है, वैसे में आप जो है, आप अपने हर खूंटे को तो मजबूत करेंगे ना। तो पूर्णिया का जो इलाका है, वही हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि बहुत संवेदनशील इलाका है, इसलिए मुख्यमंत्री गए थे, बहुत सोच समझ कर वहाँ गए थे। यही नहीं, हम आगे के लिए भी ये आग्रह करेंगे कि सरकार को वहाँ पर समय समय पर इस तरह की मीटिंग करनी चाहिए। सीएम को ऐसी जगहों पर जाना चाहिए। इससे क्या चुस्ती आती है प्रशासन में भी, और जो पुलिस है उसमें भी। तो ज़रूरी है इस तरह की मीटिंग। कई ऐसे केस देखे गए हैं कि बिहार के नेपाल वाले सटे बॉर्डर से जो लोग घुसते आए भी। कुछ दिन पहले कुछ चीनी नागरिक भी पकड़े गए हैं। हाँ, चार नागरिक पकड़े गए थे। तो इन सभी की भी ब्रीफिंग हुई होगी। इन दिनों लगातार बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं। किशनगंज में पकड़े गए थे पिछले दिन। तो ये है, जरूरी थी इस तरह की मीटिंग उस इलाके में। ठीक है, नीतीश कुमार की बात हम लोगों ने कर ली, लेकिन एक वर्ड और बिहार के राजनीति में कल आया है, उसकी चर्चा अब सियासी हलकनों में भी होने लगी है। संजय झा, जो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और अब जानते ही हैं सर संजय झा का क्या कद है बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में। नीतीश कुमार के करीबी हैं। उन्होंने कल एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में प्रो इनकम्बेंसी की लहर है। इसके मायने क्या हैं, और क्या भारतीय जनता पार्टी को एक साफ और कड़ा मैसेज भी देने का प्रयास है कि भाई सीएम तो नीतीश ही बने? बिल्कुल, आप सही बताएं कि ये मैसेज है, पूरे एनडीए को मैसेज देने की कोशिश हुई है इसके माध्यम से। देखिए, शनिवार को क्या था कि संजय झा एक जदयू के प्रदेश कार्यालय में उन्होंने मीटिंग की, जिसमें संगठन प्रभारी, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, फिर आपको विधानसभा प्रभारी, प्रखंड प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्षों के साथ उन्होंने मीटिंग की और उसको संबोधित किया। उसमें उन्होंने यह बात कही, प्रो इनकम्बेंसी वाली बात कही। मतलब ये हुआ एकदम सामान्य शब्द में, जो सत्ता है अभी, तो सत्ता किसकी है? नीतीश कुमार की है। हाँ, लगातार नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री हैं। तो जो कहा जाता है कि जिसकी सत्ता रहती है उसके विरोध में लहर चलती है। तो संजय झा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की इतनी उपलब्धियां हैं, उन्होंने बिहार के विकास को इस तरीके से अंजाम दिया है, इस तरीके से बिहार के विकास की गति को बढ़ाया है कि सत्ता के विरोध में नहीं है लोग, सत्ता के साथ है। यानी कि लोग नीतीश कुमार को पसंद कर रहे हैं। फिर से लोग नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और सागर जी का एकदम सही कहना है कि इसके माध्यम से संजय झा ने पटना से लेकर दिल्ली तक अपनी बात पहुंचा दी है कि नीतीश के विरोध में कोई लहर नहीं है। यहाँ के लोग जो है फिर से नीतीश को चाहते हैं कि वह मुख्यमंत्री बने। चलिए, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बिहार आगमन आपके दृष्टिकोण से क्या कहलाता है? भूपेश बघेल से, हाँ, कि आप कुर्मी वोट में सेंधमारी करने के लिए आए हैं क्या? तो भूपेश बघेल ने स्पष्ट कहा कि हम सेंधमारी करने नहीं आए, हम समाज के लोगों से मिलने आए हैं। और एक कार्यक्रम भी था, आपने कवर भी किया था उसको, कि हाँ, जिसमें समाज के बुद्धिजीवी प्रतिष्ठित लोगों को उन्होंने सम्मानित भी किया। तो ये कहना, लेकिन जो कोशिश है, बहुत कम शब्द में जो कोशिश है कांग्रेस की, यही कोशिश है कि कुर्मी वोटों को तोड़ा जाए। हाँ, और जो कार्यक्रम हुए, जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उन्होंने मैसेज दिया
और तरीके सिखाए गए कैसे चुनाव में फतह हासिल की जा सकती है। अगर इन सब चीज़ों को देखिएगा तो यही है कि कुर्मी वोट कैसे तोड़ ले, हालांकि इतना आसान नहीं है। कांग्रेस कोशिश कर रही है, अच्छी बात है, सब पार्टी कोशिश करती है कि अलग अलग समाज को जोड़े। और कांग्रेस के नेता का यह भी मानना है कि देखिए कांग्रेस जो है नेशनल पार्टी है, कोई लोकल पार्टी तो है नहीं, राज्य की पार्टी तो है नहीं, इसलिए कांग्रेस को जाति पाति में नहीं बांधिए, ऐसा कहना है कांग्रेस के नेताओं का। लेकिन कोशिश है कि कुर्मी वोट में जो है सो सेंधमारी की जाए, संभव नहीं दिख रही है। मंच पर अल्लावरू मौजूद थे, राजेश राम मौजूद थे और कुर्मी समाज का कार्यक्रम था, तो जरूर कांग्रेस अपने हिसाब से तैयारी तो सब कर रही है ना। हाँ, तैयारी कर रही है, बहुत फायदा उधर नहीं मिलने वाला ना, सवाल ही नहीं है। जब तक नीतीश है तब तक कुर्मी, इधर से उधर सवाल नहीं है। देखिए सर वही बातें बता रहे हैं जो उस कार्यक्रम में बैठे हुए तमाम कुर्मी समाज के लोग भी यही बोल रहे थे सर। और दादा उनका लाइव है और आप देख सकते हैं, हमने इंटरव्यू भी भूपेश बघेल का किया है, तो वह भी आप देख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं सर। अच्छा, इसी में एक अपडेट देते हैं, बहुत कम समय में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी कांग्रेस के द्वारा। पटना में गांधी मैदान है, गांधी मैदान में गांधी जी की प्रतिमा है, वहाँ से लेकर कारगिल चौक तक, और उसमें एक तस्वीर दिखी, बहुत खास तस्वीर, अखिलेश प्रसाद सिंह और कृष्णा अल्लावरू साथ थे उस यात्रा में। तो ये मज़ेदार तस्वीर दिखी है। राजेश राम ने कहा है कि हम सैनिकों का हौसला बुलंद करने के लिए जो है इस तरह की यात्रा निकाले हैं, ताकि हमारे जो सैनिक सीमा पर डटे हुए हैं और पाकिस्तान से जो लोहा ले रहे हैं, तो उसमें हौसला बुलंद करना ज़रूरी है, और इस तरह की यात्रा से इस हौसला अफजाई होती है। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक लास्ट टॉपिक और है सर जिसकी चर्चा बिहार में बहुत है। भाजपा बहुत तैयारी में दिख रही है, बड़े बड़े नेता तो आ ही रहे हैं, लेकिन बैठकों का दौर अब नीतीश कुमार के बाद भाजपा करने लगी है। भाजपा भी अब एक्शन मोड में आ गई है। मतलब क्या है इन बैठकों का? नहीं, एक्शन मोड में तो आना ही पड़ेगा ना। एक्शन मोड तो BL संतोष आए थे वही चाबी टाइट करने के लिए। पिछले दिन जो आए थे BL संतोष आए थे, टाइट कर दिए। पता ही है, एक कार्यक्रम अभी सियासत है उसमें हमने बता दिया वो जो खास MLC हैं, बड़े चेहरे जैसे सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आपको मंगल पांडे, जनक राम, संतोष सिंह मंत्री हैं, इसके बाद अनिल शर्मा जहानाबाद, मतलब ऐसे लोगों को कहा गया है कि आप सब चुनाव की तैयारी कीजिए, आप सबको विधानसभा चुनाव लड़ना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि तैयारी अब जो है एकदम युद्ध स्तर पर शुरू हो गई है, सब अपने अपने। अच्छा, युद्ध स्तर पर कैसे नहीं होगा? कल ही एक खबर अपने दर्शकों को बताई थी कि जहाँ बीजेपी को चुनाव लड़ना है या जो सिटिंग सीटें हैं जहाँ से विधायक हैं, वहाँ से 3-3 नाम छांट करके प्रदेश कार्यालय को वो सारे नाम मिल गए हैं। मतलब 3 लेयर में नाम भेजे जाने हैं, जिसमें फिर हम बता रहे हैं एक लेयर का काम पूरा हो गया है, दूसरे लेयर का काम चल रहा है, तीसरा जो है जो जिला अध्यक्ष होते हैं वो अपना नाम भेजेंगे कि फलाने विधानसभा क्षेत्र से ये योग्य हैं। अब शीर्ष नेतृत्व का काम है कि किसको टिकट देता है, या जो जीते हुए हैं उन्हीं को फिर से रिपीट किया जाता है, ये तो बाद की बातें हैं। तो एकदम तैयारी तो अब समझ रहे हैं कि नाम टोहा जा रहा है कि किसको बनाया जाए, नहीं टोह लिया जा रहा है, कौन है इस 5 साल में कोई काबिल आदमी नहीं तो उभर के आ गया है। तो अब समझिए तैयारी तो रहेगी। अब जो कह रहे हैं सागर वह यह है कि कल मीटिंग हुई और बीजेपी के तमाम जो बड़े लीडर हैं वह उस मीटिंग में शामिल थे, और उसमें फैसला लिया गया है सुशील मोदी का जो योगदान है बिहार बीजेपी में, उसको भुलाया नहीं जा सकता है, उसको मिटाया नहीं जा सकता है। तो स्मरांजलि करके उनकी पुण्यतिथि पर 13 मई को एक बड़ा कार्यक्रम भाजपा करने जा रही है, तो उस पर मंथन हुआ है। तो ये तो पर्दे की बात हो गई कि इस तरह के बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं सुशील मोदी को श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन बहुत सारी बातें हुई हैं। और बातें क्या होंगी? अभी देखिए, बातें तो चुनाव को लेकर ही होंगी ना, तो चुनाव कैसे लड़े, क्या हो, नाम पहुंचने लगे हैं, तो इन सब चीज़ों पर भी कहे कि पर्दे के पीछे बात हुई है। चलिए, तो देखिए पर्दे के पीछे बात हुई है। भाजपा, जदयू, कांग्रेस, लोजपा, प्रशांत किशोर, तमाम जो सियासी दल हैं बिहार में, अब धीरे धीरे उनका एक्शन बढ़ते जा रहा है। आने वाले समय में ये चुस्ती
और दिखेगी और अंदर खाने की खबर हम आप तक खोज कर लाएंगे और दिखाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।